जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मैदान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 100 MCQ प्रश्न देखेंगे और उसको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखने को मिलेंगे और उससे क्या होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये 301 से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम 300 क्वेश्चन और देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है। और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है। छत्तीसगढ़ के राजवंश और संस्थापक दिया हुआ है, इनको मिला करके हमको कूट में आंसर देना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी एक प्रश्न के बारे में मालूम है, इसका एक उत्तर मालूम है, जैसे कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंगराज है, अगर आपको कोई भी एक मालूम है तो देख लीजिए। सी का क्या हो गया, दूसरा। तो ऑप्शन में अब देख लीजिए कि सी का दूसरा किस में दिया है। जैसे देखिए, सी का दूसरा ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, तो यही दोनों में से एक हमारा उत्तर होगा। बाकी जो है ए को काट दीजिए और सी को काट दीजिए, तो अब हमारा 2 बच गया, दोनों में से एक उत्तर होगा। अगर आपको बाकी कोई भी नहीं मालूम है तो दोनों में से आप एक तुक्का लगा सकते हैं, उससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन बनने के चांसेस आपका 50% बढ़ जाएगा। ठीक, अगर आपको इनमें से किसी एक और का भी मालूम है तो आपका क्वेश्चन पूरा पूरा बन जाएगा। जैसे देखिए, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, प्रवर सेन प्रथम। अगर ये आपको मालूम है तो देख लीजिए, बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो बी का तीसरा किस में है, देखिए बी में तो नहीं है और डी में है। बी का तीसरा जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो गया। सिर्फ 2 चीज से हम देखिए आंसर का पता लगा लिए। अब बाकी के देख लेते हैं। नल वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों शिशुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए का है। और पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश का संस्थापक है इंद्रबल, तो ये क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, सरगुजा को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया। ठीक, तो सरगुजा को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया था, चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। 1861 में क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ तो क्या किया गया, यहाँ पे जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ये मध्य प्रांत का गठन है। ये क्या है, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना क्या है, ये छत्तीसगढ़, और ये वाला एरिया है अपना महाराष्ट्र। ठीक है, तीनों को मिला करके 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसकी राजधानी बनाया गया नागपुर को। नागपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो 1861 में क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिला करके मध्य प्रांत का गठन किया गया था। 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया, जिसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1862 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में संभाग बना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर तीनों को मिला करके। और सरगुजा, ये वाला एरिया जो है, सरगुजा 1862 में नहीं था, इसको 1905 में सम्मिलित किया गया। किसको, सरगुजा को। ठीक है, और संबलपुर जो है वर्तमान में उड़ीसा का भाग है, इसको 1905 में छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संभाग बना था 1862 में, और 1905 में क्या हुआ था, सरगुजा को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 1947 में क्या हुआ था, भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन गुफा और उसके खोजकर्ता सुमेलित हैं करके पूछ रहा है। तो सीता बेंगरा गुफा प्रोफेसर कामले व रविन्द्रनाथ मिश्र, ये क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता बेंगरा गुफा की जो खोज किया था वो किया था कर्नल आउसले ने। ठीक है, कर्नल आउसले ने किया था। ठीक, कब किया था करके पूछेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीता बेंगरा गुफा की खोज किसने किया था, कर्नल आउसले ने किया था। कब किया था, 1848 में। 1848 में इसका खोज किया था, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। अगला दिया है, सिंघनपुर की गुफा एंडरसन ने खोज किया था, तो ये सही है। सिंघनपुर की गुफा जो है इसकी खोज किया था एंडरसन ने, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कब किया था, 1910 में। 1910 में इसकी खोज किया था। बाकी को देख लेते हैं। चितवा डोंगरी गुफा की खोज किसने किया था, चितवा डोंगरी गुफा की खोज किया था दोस्तों रविन्द्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और गढ़धनौरा की खोज किया था प्रोफेसर कामले व रविन्द्रनाथ मिश्र ने, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सुमेलित है, बाकी कोई सभी सुमेलित नहीं है।
चौथा सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? तो पहले राजकीय चिन्ह को देख के समझ लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे धान की सुनहरी बालियां हैं या पीले कलर की धान की बालियां हैं, ये जो बना हुआ है वो, ठीक। बीच में क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए विद्युत संकेत देख सकते हैं आप, ये विद्युत संकेत का निशान है। यहाँ पे 3 नदियों को दर्शाया गया है, ये लाल कलर, सफेद कलर और हरा कलर में 3 नदियों को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है बाहर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हरे कलर के किले बने हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ के 36 किले को दर्शाते हैं, छत्तीसगढ़ के 36 किले को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या है, वन भैंसा है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ का नक्शा भी नहीं है। अशोक स्तंभ है, अपने प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात भी नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। अगला देखते हैं, वराहराज किस वंश का वास्तविक संस्थापक है? ठीक है, तो वराहराज जो है दोस्तों वो नल वंश का वास्तविक संस्थापक है। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। अगर आपको खाली संस्थापक पूछे, नल वंश का खाली संस्थापक या आदि पुरुष पूछे, नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों सिसुक। सिसुक कौन है? नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष। अब कलचुरी वंश के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको अंतिम शासक पूछेगा, एक संस्थापक पूछ रहा है तो अंतिम शासक भी पूछ सकता है, इसको भी आप याद रख लीजिए। अंतिम शासक पूछे तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र थंबल। अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र थंबल। ठीक है। अब देखिए कलचुरी वंश, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कलिंग राज। कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज, जिसने इसकी स्थापना कब किया था? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया था सन 1000 ईस्वी में। देख लीजिए सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश की स्थापना किया था सरब राज ने, सरब राज, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश का संस्थापक कौन है? इंद्रबल। सिरपुर के पांडु वंश का संस्थापक इंद्रबल। और आदि पुरुष, सिरपुर के पांडु वंश का आदि पुरुष भी पूछता है एग्जाम में, तो आदि पुरुष हो जाएगा उदयन। दोस्तों हम खाली आंसर नहीं बता रहे हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन करके याद करते जाइए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक है दोस्तों गुरु घासीदास जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गुरु घासीदास की जन्म स्थली भी पूछता है प्रश्न में, गिरौदपुरी। गुरु घासीदास की जन्म स्थली कहाँ है? गिरौदपुरी में है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है सतनामी समाज का? यह है जैत खाम। जैत खाम जो कि कहाँ है? ये गिरौदपुरी में है। जैत खाम का अर्थ क्या होता है? जय स्तंभ। जय स्तंभ इसका अर्थ होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो पहले समझते हैं कि प्रयाग क्या होता है। ठीक है, प्रयाग में क्या है? 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। गंगा नदी, यमुना नदी, इसको यमुना या कभी कभी जमुना भी लेता है, और सरस्वती नदी। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक स्थान है राजिम, जहां पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन से? महानदी प्लस पैरी नदी प्लस क्या हो गया? सोंढूर नदी। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। अब चंद्रपुर में भी देखिए 3 नदियों का संगम है। कौन कौन से? महानदी, मांड नदी और लात नदी। इन तीनों नदियों का संगम चंद्रपुर में भी है। और यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध चंद्रासनी माता का मंदिर भी है। और भोरम देव क्या है? भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव को कहते हैं। बस्तर को क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? साल वनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कलचुरी वंश की रानी नहीं है? देखिए नोनल्ला देवी जो है वो रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम है। किसका नाम है? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम क्या है? नोनल्ला देवी। और पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम क्या है? उनका नाम है राजल्ला देवी। लाछल्ला देवी किसका नाम है? ये जाजल्य देव प्रथम की रानी का नाम। जाजल्य देव
प्रथम की रानी का नाम क्या है? लाचल्ला देवी। लेकिन विमला देवी क्या है? ये कलचुरी कालीन रानी नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही तो पूछ रहा है ना, कलचुरी वंश की रानी कौन नहीं है करके पूछ रहा है, तो विमला देवी नहीं है। छत्तीसगढ़ में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी नामक स्थान पर है। यह रायपुर के समीप में है दोस्तों। देखिए 310 नंबर का सवाल है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी, खारून नदी, सॉरी यहाँ पे खारून नहीं होगा, ये हो जाएगा खारंग नदी। ठीक है, खारंग नदी हो जाएगा, रेंड नदी या फिर इंद्रावती नदी। तो रक्सगंडा जलप्रपात है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा रेंड नदी। रेंड नदी ऑप्शन नंबर सी में, या इसी को कहा जाता है रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी। आपको रेंड नदी दे या रिहंद नदी दे, दोनों सेम सेम है। रक्सगंडा जलप्रपात जो है रेंड नदी या रिहंद नदी पर स्थित है। हसदो नदी पर कौन सा जलप्रपात है? अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात। जितने भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं ना, वो सभी प्रश्न में पूछे जा चुके हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सबको याद करिएगा। खाली आप एक ही क्वेश्चन का आंसर को मत देखिए। ठीक है, खारंग नदी में क्या है? खारंग नदी में जो है खूटा घाट जलाशय। खूटा घाट जलाशय कहाँ निर्मित है? खारंग नदी में निर्मित है, जो कि बिलासपुर के समीप रतनपुर है। ठीक है, रतनपुर के 5 किलोमीटर के आसपास में ये खारंग जलाशय स्थित है। इंद्रावती नदी जो है, ठीक है, इसमें कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत के नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कुरुसपाल अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? इतिहास में बहुत सारे शासकों ने अपने अभिलेख छोड़े हैं, जिससे हमें उनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो उसी प्रकार से कुरुसपाल अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? चलिए देखते हैं। कन्हर देव प्रथम की जानकारी हमें मिलती है बारसूर अभिलेख से। बारसूर अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? कन्हर देव प्रथम की। और सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी मिलती है कुरुसपाल अभिलेख से। कुरुसपाल अभिलेख। और नृपति भूषण की जानकारी मिलती है एर्राकोट अभिलेख से, जो कि एक तेलुगु अभिलेख है। यह भी प्रश्न में पूछा गया था कि तेलुगु अभिलेख, ठीक है, कौन सा है? तो एर्राकोट वाला है। ठीक है, और हरिश्चंद्र देव की जानकारी हमें मिलती है टेमरा सती अभिलेख से। टेमरा सती अभिलेख से क्या मिलता है? हरिश्चंद्र देव की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन, सॉरी, ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? कुरुसपाल अभिलेख की जानकारी, सॉरी, कुरुसपाल अभिलेख से जानकारी सोमेश्वर देव प्रथम की मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए, ये जितने भी आप ऑप्शन में देख रहे हैं, कन्हर देव, सोमेश्वर देव, नृपति भूषण और हरिश्चंद्र देव, ये सभी कौन से शासक हैं? तो ये बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक हैं। बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक, छिंदक, सर यहां पे लिख देते हैं, छिंदक नागवंश के शासक हैं। ये कौन कौन? ये चारों। ठीक है, अब देखिए, छिंदक नागवंश का, बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा दोस्तों नृपति भूषण। और अंतिम शासक, बस्तर के छिंदक नागवंश के अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो अंतिम शासक हो जाएगा हरिश्चंद्र देव। हम इतने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, चाहते तो खाली क्या करते, इसका क्वेश्चन को पढ़ते और ऑप्शन ये है करके बता करके दूसरे टीचर की तरह आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। खाली आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से आपका क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। उससे संबंधित जब आपको सभी क्वेश्चनों के बारे में, संभावित प्रश्नों के बारे में जानकारी रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में जाकर के फंसेगा। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना, आराम से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, नोट डाउन भी करते जाइए, या फिर आप जब दूसरी बार देखेंगे तब आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित है? कौन कौन सा सुमेलित है? चलिए देख लेते हैं। बादलखोल अभ्यारण्य सरगुजा में नहीं, ये सरगुजा में नहीं है, बादलखोल अभ्यारण्य है जसपुर जिला में। ठीक है, जसपुर जिला में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब बोल रहा है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जसपुर जिला में। जी नहीं, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है सूरजपुर जिला में। यह सूरजपुर जिला में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जसपुर में जो बादलखोल अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल है लगभग 105 वर्ग किलोमीटर।
ये भी आप याद रखिएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बस्तर में, ये भी नहीं है क्योंकि भैरमगढ़ अभ्यारण्य है बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में है। और अगला बोल रहा है गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो ये हमारा सही जवाब है क्योंकि गोमर्डा अभ्यारण्य है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। पूर्व में ये कहाँ था? पूर्व में ये रायगढ़ जिला में होता था, ठीक है, रायगढ़ जिले में। लेकिन अभी क्या किया गया है, रायगढ़ जिले का विभाजन करके एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है, जिसमें रायगढ़ के एक तहसील सारंगढ़ और महासमुंद का एक तहसील बिलाईगढ़, दोनों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है। इसी में आता है वर्तमान में गोमर्डा जिला, जिसमें गोमर्डा जिले में क्या है, प्रसिद्ध सोन कुत्ता पाया जाता है। सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है? गोमर्डा अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस आभूषण को कान में नहीं पहनते हैं? अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आपको स्पेशली ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है? यहाँ पे नहीं पहनते हैं करके पूछा है। हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं कि कान में पहनते हैं करके पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कौन सा आभूषण कान में नहीं पहनते हैं करके पूछा है, तो चलिए देखते हैं। खिनवा जो है ये कान में पहना जाता है, लुरकी भी कान में पहना जाता है और तितरी भी कान में पहना जाता है, लेकिन खिनवा कान में नहीं पहना जाता है। खिनवा कहाँ में पहना जाता है? ये नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। खिनवा कहाँ में पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो सर्वाधिक बार सांसद बने, ठीक है, तो सर्वाधिक बार सांसद बने दोस्तों विद्याचरण शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कुल 9 बार सांसद बने, ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ के मामले में अब तक का। 15वां सवाल देख लीजिए, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जब भी छत्तीसगढ़ के विद्रोह के बारे में पूछा जाता है तो 2 चीज स्पेशली पूछा जाता है, 3 चीज मान के चलिए। कौन कौन से? एक तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, विद्रोह के समय शासक कौन थे, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हो गया समय, किस वर्ष में यह विद्रोह हुआ था। तीनों पॉइंट को आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। अजमेर सिंह जो है वो किस विद्रोह से संबंधित है? ये हलबा विद्रोह से, ठीक है, ये हलबा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी थे, नेतृत्वकर्ता, और ये उस समय शासक भी थे। जब हलवा विद्रोह हुआ तो उस समय शासक कौन थे? शासक भी यही थे। कौन थे? अजमेर सिंह। अब अगला पॉइंट देखते हैं, दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह जो है ये तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह के क्या है? नेतृत्व करता है। और शासक कौन है? शासक तारापुर विद्रोह के समय शासक थे दोस्तों भूपाल देव। भूपाल देव कौन है? तारापुर विद्रोह के समय शासक थे, ठीक है। और हिड़मा माझी कौन है? तो ये मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता है, मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता हिड़मा माझी। और इस समय शासक कौन थे? तो इस समय भी जो शासक थे वो थे भूपाल देव। भूपाल देव। जब मेरिया विद्रोह हुआ तब भी शासक कौन थे? भूपाल देव। और तारापुर विद्रोह हुआ तो दोनों के समय शासक कौन थे? भूपाल देव थे। और गेंद सिंह कौन है? तो गेंद सिंह है परलकोट। परलकोट विद्रोह के समय नेता कौन थे या नेतृत्व करता थे? गेंद सिंह। शासक पूछे तो कौन हो जाएगा? उस समय शासक थे महिपाल देव। कौन थे? महिपाल देव। आप तो 2 चीज देख ली, नेतृत्वकर्ता देख लिए और क्या देख लिए? शासक देख लिए। अब सन को देख लेते हैं कि किस किस समय हुआ था। तो हलबा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1774 से लेकर के 1777 के बीच में हुआ था। और तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से लेकर के 1854 के मध्य में हुआ था। उसी प्रकार से मेरिया विद्रोह जो है वो 1842 से लेकर के 1863 के मध्य में हुआ था। और परलकोट विद्रोह ये हुआ था 24 दिसंबर 1824 से लेकर के ये हुआ था 20 जनवरी 1825 तक, ठीक है। तो आपको सन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? नारायणपुर में। देखिए नारायणपुर में क्या है? अबुझमाड़िया विकास अभिकरण। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण है नारायणपुर में। गरियाबंद में क्या है? कमार विकास अभिकरण। अंबिकापुर में है पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण है। और कवर्धा में क्या है दोस्तों? कवर्धा में है बैगा विकास अभिकरण। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, तो संत गहिरा गुरु आश्रम स्थित है जसपुर में, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, संत गहिरा गुरु का जन्म कहाँ हुआ था?
तो जन्म हुआ था गहिरा ग्राम, गहिरा ग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में। ये रायगढ़ जिले में स्थित है गहिरा ग्राम। यहीं पर क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अंबिकापुर देखिए, इसके बाद में और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन सा, इनका मूल नाम। ठीक है, मूल नाम, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, इनका मूल नाम था रामेश्वर दास। गहिरा गुरु का मूल नाम क्या था, ये पूछा जाता है, रामेश्वर दास। इनका क्या था, मूल नाम था। अब एक पॉइंट और देखते हैं कौन सा, जनजाति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे, कौन सी जनजाति के थे, ये थे कंवर जनजाति के। ठीक है, योगदान, इनका योगदान, अब इनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनका योगदान क्या था, समाज उत्थान। समाज उत्थान क्या था, गहिरा गुरु का प्रमुख योगदान है। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कन्हार मिट्टी किसका स्थानीय नाम है, ये काली मिट्टी का, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार। मटासी किसका स्थानीय नाम है, यह लाल पीली मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, यह है मटासी। अब भाटा, भाटा कहिए या फिर मुरुमी कहिए या बंजर भूमि कहिए, बंजर भूमि, ये किसका स्थानीय नाम है, तो यह लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, ये सभी। तो ये ऑप्शन क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे। तो पहले देखते हैं बाबू रेवाराम थे कौन, ये मराठा कालीन लेखक थे। बाबू रेवाराम जो है ये मराठा कालीन लेखक थे। इनकी कृति, इन्होंने प्रमुख क्या क्या रचना किया है, दो तीन प्रमुख देख लेते हैं। पहला तो किया इन्होंने विक्रम विलास। प्रश्न में पूछता है कि विक्रम विलास की रचना किसने किया था, तो विक्रम विलास की रचना किया था किसने, बाबू रेवाराम ने। दूसरा महत्वपूर्ण इनकी कृति है तारीख हैहयवंशी, तारीख ए हैहयवंशी। ठीक है, तीसरा क्या है, रतनपुर का इतिहास। रतनपुर का इतिहास किसने लिखा था, ये लिखा था दोस्तों बाबू रेवाराम ने। और ये कहाँ के निवासी थे, ये रतनपुर के निवासी थे। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, ये थे रतनपुर निवासी, लिख देते हैं, रतनपुर निवासी थे। अब देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी रतनपुर नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको काट करके क्या लिख लीजिए, रतनपुर लिख लीजिए। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रतनपुर के निवासी थे। 320 नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। 28 नवंबर को जो है दोस्तों, इसमें मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, बोरेबासी दिवस। छत्तीसगढ़ में 1 मई को मजदूर दिवस या बोरेबासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को क्या, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। एक ऐसी जनजाति है छत्तीसगढ़ में जो उचित वर ना मिलने पर या विवाह की पूर्व अपनी कन्याओं का विवाह तीर से कर दिया जाता है। ये एक सांस्कृतिक प्रथा है दोस्तों। तो कौन सी जनजाति है, चलिए देख लेते हैं। ये जनजाति है बिंझवार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, तीर विवाह किया जाता है। अब देखिए इस जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह, ये कौन थे, कौन सी जनजाति के थे, ये भी बिंझवार जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे, ये थे बिंझवार जनजाति के। तो इसको भी याद रखना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए सही जो हो जाएगा। गुंडाधुर कौन है,
ये है भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। भूमकाल विद्रोह के नेता कौन है? गुंडाधुर। अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा, तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा पूछे तो हो जाएगा सिंघनपुर की गुफा। ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, क्या है ये? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक, और इसके बाद कौन किसका नंबर आता है? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ का आता है, और दोनों ही कौन से जिले में है? तो ये दोनों जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे भारत की, ठीक है, भूमिगत गुफा, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा, तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा कौन सी हो जाएगी? कुटुमसर की गुफा हो जाएगी। और ये भारत की सबसे बड़ी तो है ही, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी भूमिगत गुफा है। इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है प्राकृतिक रूप से जल के द्वारा किया गया है। बहुत वर्षों से यहाँ जल प्रवाहित होता रहा, उसी कारण इसका निर्माण हुआ है। और सिंघनपुर की जो गुफा है वो क्या है? ये मानव निर्मित गुफा है, ये पहाड़ को खोद करके बनाया गया है। अब बोतलदा की गुफा क्या है? अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पहाड़ी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पहाड़ी गुफा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोतलदा की गुफा। और जो कुटुमसर गुफा है दोस्तों, कुटुमसर गुफा की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4500 फीट। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा क्या हो जाएगा? सिंघनपुर की गुफा। सबसे लंबी पहाड़ी गुफा बोतलदा की गुफा, और भारत की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा कुटुमसर गुफा। बस इतना ही है। अगला देखते हैं, बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं? बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। बस्तर का कश्मीर कहते हैं विंता घाटी को। विंता घाटी कौन से क्षेत्र में आता है? ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, भेड़ से ऊन निकालने का काम किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो भेड़ से ऊन निकालने का काम जो है दोस्तों, वो गडरिया जाति के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से कुम्हार जाति जो है वो मिट्टी से संबंधित कार्य करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना और विभिन्न प्रकार के साजो सामान बनाना किसका काम होता है? कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा होता है। गढ़वा शिल्पकला किस जाति का कार्य होता है? ये गढ़वा जाति के द्वारा किया जाता है। और गढ़वा जाति के द्वारा कौन कौन सा? ये तांबा, पीतल व कांसा, तांबा, पीतल व कांसा की सजावटी सामान, कौन कौन से? तांबा, पीतल व कांसा की सजावटी सामान बनाते हैं। कौन? गढ़वा जाति के लोग। रंगरेज जाति के लोग क्या करते हैं? कपड़े की रंगाई करने का कार्य करते हैं। कपड़े की रंगाई करने का कार्य कौन करते हैं? रंगरेज जाति के लोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति देख लीजिए, यहां पे हम लिख देते हैं गोदना, कर देते हैं गोदना। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बैगा। अगर सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कमार जाति, कमार जनजाति। और गोदना गोदने वाले जनजाति, गोदना गोदने वाले जनजाति कौन से हो जाएगी? ये 3 जाति के द्वारा गोदा जाता है, कुंजर, बंजारा और क्या है? ओझा। ये तीनों के द्वारा क्या है? गोदना गोदने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? गोदना प्रिय, तो क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? पिछले स्लाइड में हमने देखा छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस या बोरेबासी दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। अगला सवाल देख लीजिए, खैरागढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, खैरागढ़ रियासत के जो संस्थापक थे वो थे लक्ष्मी निधि राय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से वंश के शासक थे? तो ये थे नागवंशीय शासक, ये नागवंश के शासक थे।
अब इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे प्रथम राजा, छत्तीसगढ़ रियासत के सबसे प्रथम राजा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले। अब ये विलय पत्र क्या है? देखिए, भारत जब आजाद हो रहा था तो उस समय भारत में बहुत सारे रियासत थे अलग अलग, सबको मिला करके एक देश बनाना था। ठीक है, तो उनसे क्या है, जिनके भी रियासत के राजा थे उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जा रहा था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से सबसे पहला रियासत क्या है? खैरागढ़ रियासत, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 5 अगस्त 1947 को। ये आप डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, अन्नमदेव जो है, देखिए खैरागढ़ रियासत के राजा के बारे में पूछ दिया, संस्थापक के बारे में। अब अन्नमदेव किस राजवंश के या किस रियासत के संस्थापक थे? तो ये बस्तर रियासत के संस्थापक अन्नमदेव। सिंहराज किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे कांकेर के। ठीक है, कांकेर रियासत के संस्थापक सिंहराज। और राजनांदगांव रियासत के संस्थापक महंत हरिदास। राजनांदगांव रियासत के संस्थापक हरिदास। अब देख लेते हैं इनके वंश के बारे में। ये कौन से वंश के थे? तो ये थे बैरागी वंश, बैरागी वंश के थे। सिंहराज जो है ये सोम वंश के थे, सोम वंश। और अन्नमदेव जो है दोस्तों वो थे काकतीय वंश के, ये थे काकतीय वंश। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? दोस्तों एक्सप्लेन करके बताने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप जल्दीबाजी में मत रहिएगा। ठीक है, आराम से देखिए, विस्तार से देखिए, तब आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेंगे। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? खरौद, बस्तर, अबुझमाड़ या फिर मैनपाट। सॉरी, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहते हैं अबुझमाड़ को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अबुझमाड़ कहाँ है? ये नारायणपुर में है, नारायणपुर। ठीक है, खरौद किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं खरौद को। बस्तर को कहते हैं सालवनों का द्वीप, सालवनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को। और मेन पार्ट को कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। बस्तर का गांधी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का गांधी हम देख लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के गांधी हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बस्तर का गांधी, तो बस्तर के गांधी हो जाएंगे मनकूराम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है माधवराव सप्रे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने सन 1900 में किसका प्रकाशन किया था? छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का कहां से प्रकाशन किया था? पेंड्रा रोड से किया था। वर्तमान में ये कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम लिख देते हैं। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है? मासिक समाचार पत्र है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? विभिन्न जनजातियों के प्रमुख देवी देवता अलग अलग हैं, उसी प्रकार से खुड़िया रानी की जो प्रमुख देवी है वो कौन सा, चलिए देख लेते हैं। कंवर जनजाति के प्रमुख जो देवता है वो है सगराखंड, सगराखंड। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? शिकार देव। सगराखंड और शिकार देव इनके प्रमुख देवी देवता हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? कर्मा देवी। कर्मा देवी जो है उरांव जनजाति की प्रमुख देवी है, जिनका निवास होता है साल वृक्ष में। साल वृक्ष में क्या होता है? इनका निवास होता है। ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ादेव, बूढ़ादेव। और प्रमुख देवी है बूढ़ी माई। प्रमुख देवता बूढ़ादेव और प्रमुख देवी है बूढ़ी माई। और कोरवा जनजाति, ठीक है, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता या देवी का है खुड़िया रानी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कोरवा। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी कहते हैं लुड़ेक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ क्या है? सर्वाधिक मात्रा में टमाटर उत्पादन होता है, सर्वाधिक मात्रा में टमाटर उत्पादन होता है, इस कारण इसको छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी कहते हैं। ये कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? ये रायगढ़ जिले में है। ठीक है, ये रायगढ़ जिले में है।
छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से सबसे पुराना कौन है? ठीक, तो सबसे पुराना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 में। 1978 में घोषित किया गया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लेते हैं जिला, जिला कौन सा है? यह बीजापुर जिला में, बीजापुर जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, नामकरण, इसका नामकरण जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्यों किया गया? इसके बीचों बीच से क्या बहती है? इंद्रावती नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है, इसी कारण इसका नामकरण क्या किया गया था? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित किया गया 1983 से और टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया 2009 से। इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे W.A. शशांक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस नगर का प्राचीन नाम डांडोरा था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? भ्रमरकोट। बस्तर का प्राचीन नाम था भ्रमरकोट। सरगुजा का प्राचीन नाम था डांडोरा। ठीक है, डांडोरा। रतनपुर का प्राचीन नाम था रत्नपुर। साथ ही साथ इसका और भी प्राचीन नाम है बहुत सारे, यहाँ पे आप रत्नपुर को याद रखिए। सिरपुर का प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर इसका पुरानी नाम था और सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर भी था ना, श्रीपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डांडोरा था सरगुजा का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की संगीत नगरी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की संगीत नगरी कहते हैं दोस्तों रायगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चक्रधर सिंह जो है, चक्रधर सिंह को छत्तीसगढ़ के संगीत में विशेष योगदान माना जाता है। चक्रधर सिंह को, ये स्वयं कथक नृत्य में पारंगत थे। कथक नृत्य में क्या थे? पारंगत थे। कोरबा को कहते हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहते हैं कोरबा को। बिलासपुर को कहते हैं छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी। न्याय राजधानी या न्यायधानी भी कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में है, इसीलिए। रतनपुर को क्या कहते हैं? रतनपुर में है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में स्थित है। कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? देखिए, भूमि खोदना किसका पारंपरिक कार्य है? कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति का। बांस के बर्तन बनाना किसका है? कमार जनजाति का। सॉरी, बांस के बर्तन बनाना जो किसका कार्य, पारंपरिक कार्य है? यह है कंडरा जनजाति का। कंडरा। साथ ही साथ क्या है? कमार जनजाति का। तो ऑप्शन में आपको कमार क्या क्या पूछा है? कंडरा के बारे में पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सैन्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कंवर जनजाति के लोगों के द्वारा। और कृषि कार्य करते हैं प्रमुखतः हलबा जनजाति के लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? तो सबसे छोटा जिला देखिए, अगर आपको 27 जिले के आधार पर पूछेगा, 27 जिले के आधार पर हो जाएगा दुर्ग जिला, और 33 जिले के आधार पर पूछेगा तो 33 जिले के आधार पर हो जाएगा शक्ति जिला। महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, इसने क्या करवाया था? महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था? लाफागढ़ में। लाफागढ़। साथ ही साथ इसने किसका निर्माण करवाया था? महामाया मंदिर रतनपुर। महामाया मंदिर रतनपुर। और किसका निर्माण करवाया था? बंकेश्वर महादेव मंदिर। बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था तुंगमाड़ में। और साथ ही साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था कहाँ पे? तुंगमाड़ में। तुंगमाड़ में निर्माण करवाया था। यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए, रत्नदेव द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ चुका है महिषासुर मर्दिनी का निर्माण किसने करवाया था? ये तो रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। तो रत्नदेव द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर। सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव द्वितीय ने। कहाँ करवाया था? कोटगढ़ में। इसको भी आप याद रखिएगा, कोटगढ़ में करवाया था। रत्नदेव तृतीय ने निर्माण करवाया था लखनी देवी मंदिर।
लखनी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव तृतीय ने, या इसी को कहते हैं एक वीरा मंदिर, एक वीरा मंदिर भी कहते हैं। कहाँ निर्माण करवाया था? रतनपुर में, रतनपुर। अब कल्याण साय ने किसका निर्माण करवाया था? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कल्याण साय ने, इसने भी करवाया था रतनपुर में। तो ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछा जाता है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? वो है 4.11%। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है 30.47%। और छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.11%। ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने कौन थे? वो थे मथुरा प्रसाद दुबे, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च क्या है? तो छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च है कुनकुरी में। कुनकुरी कहाँ है? यह है जसपुर में, जसपुर जिले के अंतर्गत आता है कुनकुरी ब्लॉक, जहां पे भारत का सबसे बड़ा चर्च है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्या है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च ये कहां स्थित है? कुनकुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं मोहन शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा क्या है? तीसरा है बस्तर, चौथा है सरगुजा, और पांचवा संभाग क्या है? दुर्ग। तो ये कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में क्या सही नहीं है? ये कूट वाले प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अब क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको ढूंढना है। इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था, यह सही है। प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था, यह भी सही है। उसकी पत्नी राजल्ला देवी थी, यह भी सही है। पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम था राजल्ला देवी। अगला क्या है? उसका शासनकाल 1090 से 1020 ईस्वी तक था। यह क्या है? अपना गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? क्या संबंध नहीं है करके पूछ रहा है ना, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए, इसका शासनकाल 1090 से 1120 तक नहीं है, तो कब तक था? इसका शासनकाल था 1065 से लेकर के 1099 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अब यहाँ पे जो 1090 से 1020 तक दिया है वो किसका है? तो यह है जाजल देव प्रथम का। जाजल देव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? ये था 1090 से लेकर के 1120 ईस्वी तक था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? अब हम छोटा जिला देख चुके हैं, अब बड़ा जिला देखिए। अगर आपको 27 जिले के आधार पर पूछेगा, 27 जिले के आधार पर राजनांदगांव, और 33 जिले के आधार पर पूछेगा, तो 33 जिले के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्या है? बीजापुर जिला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। आप याद रखिएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? प्रफुल्ल कुमारी देवी के पिता का नाम था रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। इनकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? इसकी पत्नियों का नाम था दोस्तों, एक तो थी कुसुमलता देवी और दूसरी थी चंद्र कुमारी देवी। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी, और यही चंद्र कुमारी देवी जो है इनकी माता है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था चंद्र कुमारी देवी। आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री कौन है? यहां पे आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रथम महिला सांसद कौन है? मिनी माता। मिनी माता कौन है? प्रथम महिला सांसद। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे तो पूछ रहा है प्रथम महिला मंत्री। तो प्रथम महिला मंत्री कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी गीता देवी सिंह या गीत देवी सिंह। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन हो जाएंगी? पद्मावती देवी सिंह, सॉरी पद्मावती देवी। 350 नंबर का सवाल है, किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण नहीं किया था? चलिए देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ये कौन सा शासक थे? ये थे कलचुरी शासक। ये कलचुरी शासक थे। ठीक है, और तिवर देव ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। लेकिन ये कौन सा शासक है? यह पांडु वंशीय शासक, पांडु वंशीय शासक है। ठीक, अब महाशिवगुप्त चतुर्थ, इसने क्या किया था? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण नहीं किया था। यह कहां का शासक है? यह उड़ीसा का सोमवंशीय शासक है। उड़ीसा का सोमवंशीय शासक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले और 50 क्वेश्चन हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? चलिए देख लेते हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पूछा है तो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। इनको 1976 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। लेकिन अगर आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला पूछेगा, प्रथम महिला, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीजन बाई। तीजन बाई कौन है? ये पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला हैं। सबसे पहला पुरस्कार क्या होता है? पद्मश्री। उससे बड़ा होता है पद्म भूषण, उसके बड़ा होता है पद्म विभूषण, और भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। छत्तीसगढ़ मित्र के संबंध में क्या सही नहीं है? जो नहीं है उसको ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं। यह एक मासिक समाचार पत्र था, यह तो सही है। इसके संपादक माधवराव सप्रे व रामाराव चिंचोलकर थे, यह भी सही है। संपादक थे माधवराव सप्रे और उनके सहयोगी थे रामाराव चिंचोलकर। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या था? ये तो मासिक समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसकी शुरुआत 1900 में हुआ था, यह सही है। इसकी शुरुआत 1900 में हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो कबीर पंथ के संस्थापक हैं चूड़ामणि साहब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु घासीदास कौन है? यह सतनाम पंथ के संस्थापक। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास। कबीर दास जी कौन से हैं? ये जो चूड़ामणि साहब हैं कौन से संस्थापक है? ये कबीर पंथ के। और इन्हीं को चूड़ामणि साहब को क्या कहते हैं? कभी कभी मुक्तामणि साहब भी कहते हैं, मुक्तामणि। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, भोरम देव मंदिर के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। चलिए देखते हैं। इसका निर्माण 1089 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 11वीं शताब्दी में, ये सही है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आजकल टू द पॉइंट क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। जैसे कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलिंगराज। ऐसा प्रश्न कम आता है, उसी को घुमा करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिएगा। भोरम देव मंदिर के संबंध में गलत कथन, तो निर्माण हुआ था 1089 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में, सही है। इसका उपनाम है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये भी सही है। इसका निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने किया था, तो ये गलत है। क्योंकि इसका निर्माण किया था फड़ी नाग वंश के शासकों ने। फड़ी नाग वंश के शासकों ने किया था। अब अगला क्या बोल रहा है? इसकी शैली जो है वो नागर शैली में निर्मित है, तो ये सही है। देखिए, इसी को कभी कभी नागर शैली देता है, या अगर आपको पूछे चंदेल शैली दे दे तो भी सही हो जाएगा, या सप्तभूमि शैली शैली भी देगा ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सब सेम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी वंश। 355 देख लीजिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। ठीक है,
निम्न में से कौन मैकल के सोमवंश का शासक नहीं है? तो देखिए, जयबल तो है, वत्सबल भी मैकल के सोमवंश का शासक है, और भुजबल ये मैकल के सोमवंश का शासक नहीं है। भरतबल भी क्या है? ये मैकल के सोमवंश का शासक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुजबल। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखिए, जो भरतबल है इसका विवाह हुआ था लोक प्रशासा से। लोक प्रकाशा, इसकी पत्नी का नाम क्या था? लोक प्रकाशा। ये लोक प्रकाशा कौन थी? सरबपुरी वंश की राजकुमारी थी। सरबपुरीय वंश की राजकुमारी कौन थी? सरबपुरीय राजकुमारी लोक प्रकाशा। ठीक है, अब इसके दो पुत्र हुए, इसके दो पुत्र हुए। ठीक, कौन कौन से? एक का नाम था सूरबल, एक का नाम था सूरबल, दूसरा का नाम क्या था? उदयन। अब हम इसको क्यों बता रहे हैं, चलिए देखिए। उदयन जो था, यही आगे चलकर क्या होता है, ये सिरपुर के पांडु वंश का आदि पुरुष बन जाता है। आदि पुरुष किसका? सिरपुर के पांडु वंश का, सिरपुर के पांडु वंश का क्या है? आदि पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा संभाग है? छत्तीसगढ़ में है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग संभाग। तो इसमें कौन सा नहीं है? कोरबा जो है एक संभाग नहीं है। सरगुजा है, बस्तर है और दुर्ग भी है। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? चलिए चारों ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए है केयूर भूषण, ऑप्शन बी मोहनलाल गुप्त, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे और ऑप्शन डी है मुकुटधर पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केयूर भूषण। केयूर भूषण को छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया था। सन पूछे तो क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी में दिया गया था। अब ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए क्या देता है? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ किस स्थान से मिले हैं? तो देखिए, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ मिले हैं किरारी नामक स्थान से। ये कहाँ है? ये शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? शक्ति जिले के अंतर्गत। लेकिन पूर्व में ये जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये क्या दे दिया रहेगा? जांजगीर चांपा जिला दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है? जांजगीर चांपा जिले का विभाजन होकर के शक्ति जिला बन गया है। तो ये शक्ति जिला में आता है किरारी नामक ग्राम। ठीक है, अब यहां से जो काष्ठ स्तंभ मिला है उसकी, चलिए देख लेते हैं, उसकी भाषा क्या है? तो भाषा है दोस्तों प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और उसकी लिपि क्या है? तो उसकी जो लिपि है वो है पाली। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था? खोज कब हुआ था? तो खोज हुआ था तालाब की खुदाई के दौरान 1921 में हुआ था। तालाब की गहरीकरण के लिए खुदाई किया जा रहा था, जिसमें क्या है? सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ मिला था। अब देखिए, सातवाहन काल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए, सातवाहन काल जो है, सातवाहन जो शासक थे वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के तो नहीं थे। इनकी प्रमुख जो राजधानी थी, मूल राजधानी, वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान इनकी मूल राजधानी थी। और ये प्रतिष्ठान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे कि सातवाहनकालीन क्षेत्रीय राजधानी, क्षेत्रीय राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्हार। तो आप इसको याद रखिएगा। 360 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना कब किया गया था? तो दुर्ग जिले की स्थापना किया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन, जिसी को बंग भंग कहते हैं।
तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। इस समय क्या किया जाता है कि सरगुजा को जो है, सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया जाता है और संबलपुर जिला जो होता है उसको बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दुर्ग जिले का स्थापना कब किया गया था? 1906 में किया गया था। रायपुर जिले का निर्माण कब किया गया था? तो रायपुर जिले का निर्माण किया गया था 1861 में। और बिलासपुर जिले का निर्माण भी किया गया था, बिलासपुर जिले का निर्माण किया गया था 1861 में। डेट अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 2 नवंबर 1861 को। 1862 में क्या हुआ था? संभाग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। इनको 2001 में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। क्षेत्र, किस क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित स्थल नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित स्थल देख लेते हैं। आरंग जो है जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ये जो है जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर से संबंधित है। कौन? सुमतिनाथ। अब देख लीजिए, नगपुरा जो है, नगपुरा कहाँ है दोस्तों? तो ये है नगपुरा है दुर्ग में। ये किससे संबंधित है? ये 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल है। ऋषभ तीर्थ, ठीक है, ऋषभ तीर्थ या गुंजी, वर्तमान में इस स्थान को कहते हैं गुंजी या दमऊ दहरा भी कहते हैं, दमऊ दरहा। ठीक है, ये किससे संबंधित स्थान है? तो ये ऋषभ देव से, ये क्या है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित स्थान है। और तुरतुरिया जो है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन तुरतुरिया। 63वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण किससे प्रभावित होता है? वायु की गति से, मानसून की तीव्रता से, पर्वतों की स्थिति से या वनों की स्थिति से? देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? पर्वत बना हुआ है, ठीक है। अब बादल जो है, मानसूनी हवाएं या बादल इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस डायरेक्शन में आती है और यहाँ पर टकरा करके क्या है? ये इस डायरेक्शन में आती है और यहाँ से टकरा कर क्या है? थोड़ा सा ऊपर उठ करके वापस मुड़ जाती हैं और इस वाले क्षेत्र में क्या करती हैं? अत्यधिक वर्षा करवाती हैं। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है वो कम वर्षा होता है। यहाँ पे बादल यहाँ पे क्या करिए, सॉरी पर्वत क्या कर लिए? रोक लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? कम वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पर्वत की वजह से क्या है? मानसून का वितरण प्रभावित हो रहा है या वर्षा का वितरण प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्वतों की स्थिति के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे धान का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भूगोलीय आकृति है वो एक कटोरे के समान है और यहाँ पे धान का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में प्रायः धान का ही खेती किया जाता है। तो इसीलिए क्या 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 किया जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, इसको आप याद रखिएगा। धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सी गुफा सरगुजा जिले में नहीं है? चलिए देख लेते हैं। सीता बेंगरा गुफा सरगुजा जिले में है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा सरगुजा जिले में है, जोगी मारा गुफा भी कहाँ है? सरगुजा जिले में है। लेकिन बिलद्वार गुफा जो है वो सरगुजा जिले में नहीं है। ये कौन से जिले में है? ये सूरजपुर जिले में है, सूरजपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो सरगुजा जिले में है। कौन सा? दरबार गुफा। दरबार गुफा कहाँ है? ये भी है सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? तो सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग क्षेत्रफल के आधार पर। छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? तो लोक कला के पुजारी कहते हैं मानसिंह चंद्राकर को। मटासी किस भूमि का स्थानीय नाम है? ठीक है, तो मटासी देख लीजिए। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? टिकरा मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी।
यही पूछ रहा है, मटासी का पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी एवं लाल पीली की मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? डोरसा कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत निर्मित प्रथम सूबेदार कौन थे? चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के सूत्रधार पूछे, सूत्रधार, तो कौन हो जाएगा? वेंकोजी भोसले। प्रथम सूबेदार, सूबा शासन के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महिपत राव दिनकर। ठीक है। अंतिम सूबेदार, ठीक है, अंतिम सूबेदार कौन थे? सूबा शासन के अंतर्गत अंतिम सूबेदार ये हो जाएंगे यादव राव दिनकर। और समाप्ति, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की समाप्ति किसने किया था? तो जेनकिंस ने किया था। अगर आपको खाली इसका सही आंसर पता करना हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महिपत राव दिनकर। लेकिन जब सूबा शासन के बारे में पूछ ही दिया है तो उससे संबंधित बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं, है ना। सूत्रधार कौन था, अंतिम सूबेदार कौन था, प्रथम सूबेदार कौन था, और इसकी समाप्ति कौन किया था। पर्या शब्द से क्या आशा है? देखिए, पर्या शब्द किसको बोलते हैं? जिस भूमि पर खेती ना की जा रही हो। ऐसा नहीं है कि ये बंजर भूमि है, बंजर भूमि नहीं है। अब हमेशा उसमें खेती किया जाता है, लेकिन अब मान के चलिए कि इस बार हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं पर्या भूमि। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो न्यूनतम वर्षा होती है कबीरधाम जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कारण क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी जो है यही इसका कारण है। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण क्या होता है? कबीरधाम जिला जो है वृष्टि छाया जिला में आ जाता है। ठीक है, किसमें आ जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में या वृष्टि छाया जिला में आ जाता है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है? कम वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 372 है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन से? पहला होता है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ में कुल मिट्टी का 50 से 55% होता है। दूसरा है, क्या है? दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ के 25 से 30% मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तीसरा क्या है? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? अब पाणिनि क्या है भैया, पहले वो तो समझ लें। ठीक है, तो पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन थे? पाणिनि। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ व्याकरण के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ व्याकरण, छत्तीसगढ़ व्याकरण के रचयिता कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय जी। तो इन्हीं कारण इनको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? चलिए देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात भी बस्तर संभाग में है और सातधारा जलप्रपात भी बस्तर संभाग में है। यानी कि ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? बस्तर संभाग में स्थित हैं। राम झरना जलप्रपात जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है, रायगढ़ जिले में, जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ठीक है, तो क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति देख लेते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, कमार, भुंजिया और पंडू। ठीक है, तो क्या है? कमार तो है, बिरहोर है और बैगा भी है। ये तीनों क्या है? विशेष पिछड़ी जनजातियों में आते हैं। ठीक है, लेकिन परजा जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल जो है दोस्तों 4.11% किसका? देश के कुल क्षेत्रफल का। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 30.47%। जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? देश की जनसंख्या का 2.11%। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है?
तो प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, ये दोनों हैं। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं आशीष अरोरा जी। अब गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मध्य प्रांत का विधान पुरुष किसे कहते हैं? तो घनश्याम सिंह गुप्त को मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहते हैं। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? हम बता चुके हैं, गठन हुआ था 1861 में। ठीक है, किसको किसको मिला करके किया गया था? ये किया गया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नागपुर यानी कि महाराष्ट्र को मिला करके मध्य प्रांत का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। ये वर्तमान में कौन सा जिला में है? ये कवर्धा जिला में आता है, या उसी को कबीरधाम जिला भी कहते हैं, कबीरधाम जिला। ठीक है, इसका भोरम देव मंदिर का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हैं? प्रथम शिक्षा मंत्री हैं सत्यनारायण शर्मा जी। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है? अब यहाँ पे संभाग के बारे में पूछ दिया है, तो थोड़ा सा विशेष हम समझते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल विशेष पिछड़ी जनजाति है 7। सातों को हम प्रायः पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? बैगा। ठीक है, बैगा ये किस जिला में पाया जाता है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में। ठीक है, दूसरा क्या है? बिरहोर। बिरहोर कहाँ पाया जाता है? ये रायगढ़ क्षेत्र में प्रमुखता पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रायगढ़ क्षेत्र में। और तीसरा क्या देखते हैं? कोरवा। कोरवा कहाँ पाया जाता है? कोरवा में, कोरबा में पाया जाता है। ठीक है, और ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों, कलर चेंज कर लेते हैं, ये तीनों कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बिलासपुर संभाग में। छोटा लिख देते हैं, बिलासपुर संभाग। ठीक है, यहां पे रायपुर के बारे में पूछा है ना, याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? कमार। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। ये पाया जाता है गरियाबंद में, गरियाबंद जिले में। पांचवा क्या है? भुंजिया। ठीक है, भुंजिया भी पाया जाता है गरियाबंद में। ये दोनों क्या है? सेम जिला में पाए जाते हैं। और ये दोनों कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों रायपुर संभाग के अंतर्गत। ये आते हैं रायपुर संभाग में। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए, कमार और भुंजिया में से कौन सा दिया है? कमार ही दिया है, भुंजिया तो नहीं दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमार। ठीक है, तो 5 तो हो गया, 2 ही बचे, उनको भी देख लेते हैं। छठवां नंबर क्या है? छठवां है पंडो। पंडो जनजाति जो कौन से जिले में है? यह सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले में। और 7वां क्या है? अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। ये कौन से जिले में है? यह नारायणपुर जिले में। अब संभाग कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये संभाग आ जाएगा सरगुजा संभाग। और ये कौन से संभाग में है? ये बस्तर संभाग में। तो इतने को आपको याद रखना है, कौन से जिले में है और कौन से संभाग में है, इसको भी याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सॉरी, इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 1440 वर्ग किलोमीटर। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। तो आप तीनों पॉइंट को याद रखिए। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कंफ्यूज नहीं होना है, ऊंचाई पूछ रहा है, चौड़ाई नहीं। अगर आपसे चौड़ाई पूछेगा, ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई है 300 फीट, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे ऊंचाई पूछ रहा है,
तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों 90 फीट। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है 90 फीट। यहाँ तो 385 पिछले बार में हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए मुंगेली जिले में है अचानक मार अभ्यारण्य। अचानक मार अभ्यारण्य है मुंगेली जिले में। सूरजपुर जिले में है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य है सूरजपुर जिले में। धमतरी जिले में है क्या, सीता नदी अभ्यारण्य, जिसका नाम जो है सीता नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक, जसपुर जिले में है बादल खोल अभ्यारण्य। क्या है, बादल खोल अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धमतरी जिले में है सीता नदी अभ्यारण्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस्तर के ढलानों में, ठीक है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बस्तर के ढलानों में सामान्यतः जो दोस्तों वो टीकरा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। डोरसा मिट्टी क्या है, ये है काली मिट्टी प्लस लाल पीली मिट्टी का मिश्रण। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण क्या है, डोरसा। मटासी क्या है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। और कन्हार जो है वो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। छत्तीसगढ़, देखिए ये क्या है, ग्लोब बना हुआ है, सॉरी ये पृथ्वी बना हुआ है, समझ लीजिए। जो छत्तीसगढ़ को बीचों बीच से रेखा काटती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री पर काटती है। अब उसके बाद जो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे में जो है उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कहाँ पर है, ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में है। कर्क रेखा का कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से को टच करता है। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पे क्या है, इस एरिया में आने वाले को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। लौह शिल्पकला किस जनजाति का प्रमुख कार्य है? चलिए देख लेते हैं। लौह शिल्पकला जो है अगरिया जनजाति का प्रमुख कार्य है। ये क्या करते हैं, लोहे को गलाकर आकृति बनाते हैं। लोहे को गलाकर आकृति बनाते हैं कौन, अगरिया जाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? ये देखिए सीजीपीएससी प्री 2023 में भी आया था, सीजीपीएससी आरडीआई एग्जाम 2014 में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है दिनेश नंदन सहाय, या इनको बोलते हैं DN सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा कितनी सीटें हैं, 90 विधानसभा सीटों की संख्या है 90। वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यह है 5। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या है 11। और कुल सांसद, छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं, तो सांसद की संख्या क्या हो जाएगी, 11 और 5 कुल 16 सांसद। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है Fe2O3, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब पीला रंग अगर आपसे पूछे, ठीक है, पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों अलग अलग होता है। फेरिक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा Fe3O4, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, काला रंग किसके कारण होता है, काला रंग, मिट्टी का जो काला रंग होता है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। फेरिक टाइटेनियम, ठीक है, या इसी को कहते हैं टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट। टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल रंग जो है वो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 392 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे पवन दीवान, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किससे होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो दोस्तों अधिकांश वर्षा, चलिए पहले मैप से देख लेते हैं। जो वर्षा आती है, मानसून जो आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मानसून, वो मानसून इस दिशा से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा से, ठीक है। ये जो है कुछ हिस्सा अरब की खाड़ी से प्रवेश करता है छत्तीसगढ़ में, और मानसून का कुछ हिस्सा प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से होकर के। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा जाती है छत्तीसगढ़ में वो 90% तक होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो कुल वर्षा होती है उसका 90% बंगाल की खाड़ी से होकर के जाता है, और 10% जो है दोस्तों वो 10% अरब सागर की खाड़ी से होकर के जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है देख लीजिए, ऊपर तरफ क्या होता है, उत्तर, नीचे तरफ होता है ये दक्षिण, ठीक है। इस साइड को कहते हैं अपन पूर्व, और ये साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। तो जो वर्षा किससे हो रही है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य से आ रही है ना मानसून। देखिए ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण, दोनों के बीच से आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पद्म भूषण सबसे पहले हबीब तनवीर को मिला था 2002 में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर पालिका परिषद हैं? तो कुल नगर पालिका परिषद की संख्या है 47, ऑप्शन नंबर सी से ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों पश्चिमी गर्तों से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सांप पकड़ने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? प्रमुखतः सांप पकड़ने का जो कार्य है वो किया जाता है सौरा जनजाति के लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सौरा जनजाति अपना पूर्वज किसे मानते हैं? ठीक है, अपना पूर्वज मानते हैं सबरी देवी को, सबरी देवी को अपना पूर्वज मानते हैं। और ये सबरी देवी कौन है? जो राम जी को, ऐसा किंवदंती है कि राम जी को वनवास के दौरान क्या खिलाए थे? जूठे बेर। राम जी को जो जूठे बेर खिलाए थे वो कौन थे? सबरी देवी। इन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं सौरा जनजाति। अगला सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है? तो देखिए, मांड क्षेत्र से भी क्या होता है? कोयला उत्पादन होता है। सोनहठ क्षेत्र से भी और लखनपुर क्षेत्र से भी कोयला उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरबा। और आज का हमारा फाइनली आखिरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है, कौन कौन से? कोयला का देखिए खनिज खनन होता है, मैग्नीज का नहीं होता है, लौह अयस्क का क्या भी होता है, और बॉक्साइट का भी खनिज मतलब खनन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या करना है, आपको बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा देना है। उससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।